हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गौतम प्रियदर्शी स्वागत करता हूं आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जी। इसमें हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र से लगभग जो इंपॉर्टेंट प्रश्न था उन प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो एक बार इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, ताकि आने वाला एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। आज हम लोग जो इस चैप्टर से जो बचे हुए कुछ प्रश्न हैं पाचन ग्रंथियाँ, तो इस पाचन ग्रंथियों से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग जानेंगे और एक अच्छे मैप के माध्यम से, अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक के प्रश्नों को क्लियर किया था कि लार में 3 प्रकार की जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में हम लोगों ने देखा था कि एक था पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, और एक था सबमेंडिबुलर ग्रंथि। तो यह ग्रंथि था। और एंजाइम की बात किया जाए तो एक पढ़े थे हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम, जो हम जब भोजन करते हैं तो भोजन में जो कुछ रोगाणु होता था मुंह में जाने के पश्चात ही यह लार के माध्यम से क्या होता था, समाप्त हो जाता था। इसको इस जीवाणु को नष्ट करने वाला जो है एंजाइम था उसका नाम था लाइसोजाइम। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखे थे टाइलिन, डायस्टेज और म्यूकस को। तो इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को जो इंपॉर्टेंट था जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो जा करके वहाँ से आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियाँ। तो यदि पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो आप जानते हैं कि भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और मुख से प्रारंभ होने के पश्चात क्या होता है, मुख से प्रारंभ होने के बाद फिर इस तरह से होते हुए सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जाकर कहाँ रुकता है, छोटी आंत में। और ये जो देख रहे हैं अंदर में जो इस तरह से सांप की आकृति बनी हुई है, यह छोटी आंत का है। किसका है? छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, छोटी आंत का। छोटी आंत का लंबाई होता है 22 फीट। यहाँ से याद रखना है, पूछ देता है कभी कभी कि छोटी आंत इसका जो है लंबाई कितना है, तो 22 फीट। और इसी के अनुसार अगर बड़ी आंत की लंबाई बोले जाए, मतलब बड़ी आंत ई वाला जो इस तरफ का रेड वाला क्षेत्र है वो बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत का लंबाई क्या है, 6 फीट है। तो यहाँ से 22 फीट और 6 फीट हम लोगों ने क्लियर किया कि छोटी आंत का लंबाई कितना हो गया, 22 फीट। छोटी आंत का लंबाई बड़ा होता है क्योंकि यह टेढ़ा मेढ़ा बहुत सारा जो है मतलब मुड़ मुड़ करके होता है इस तरह से बहुत सारा। तो यह छोटी आंत हो गया। और बड़ी आंत की लंबाई होती है, कम होती है। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग इंडिविजुअली रूप से भी देखेंगे और पर्सनल भी देखेंगे। तो यहाँ से देखा जाए लार ग्रंथि क्या है, यकृत क्या है, अग्नाशय क्या है, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज इत्यादि को। तो यहाँ चलिए, भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से। और अंततः भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है, लेकिन किसके सहायता से होता है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे इलियम की सहायता से। वही इलियम जिसमें अगर इलियम ये है, अगर ये इलियम है तो इसमें उंगली नुमा रचना होती है इस तरह से। तो उंगली नामक रचना जो होती है उसको क्या कहते हैं, इन सब बातों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जैसे भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो गया। जैसे मुख से हम क्या किए, दांत से किसी भोजन को चबाएं। चबाने के पश्चात धीरे धीरे कर करके सारी प्रक्रियाओं से आता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में आने से पहले और भी पहले जो प्रक्रिया हुआ उन प्रक्रियाओं को हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आहार नाल से प्रश्नों को पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि आहार नाल की लंबाई होता है 32 से कितना, 36 फीट। 32 से 36 फीट। हम लोग का हाइट 5.5 6 होता है, लेकिन आहार नाल की लंबाई 32 से 36 फीट होता है। क्यों? क्योंकि यह एक नली नुमा कुंडलित रचना होती है। पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है, यह कैसा रचना है, कुंडलित है। कुंडलित रचना होती है, घुमा हुआ रहता है। जब इसको हम निकालते हैं तो यह कितना लगभग होता है, 32 से 36 फीट। आहार नाल में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। और यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था अंतःग्रहण। याद होगा आप लोगों को, अगर वीडियो देखे होंगे, सेकेंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो, तो कि भोजन को आहार नाल में पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। स्वांगीकरण और अवशोषण इत्यादि हम लोग पढ़े थे। तो भोजन को आहार नाल में पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते थे, हम लोग कहते थे अंतःग्रहण। आहार नाल की लंबाई होती है 32 से 36 फीट। और इसका रचना अगर पूछा जाए तो क्या होती है, कुंडली नुमा या कुंडलित होती है, जैसे ही बोलिए। अब भोजन से आता है, जो कहाँ आता है, भोजन जो है मुख से होकर के फिर कहाँ आता है ग्रसनी में। देखिए यहाँ जो ग्रसनी है, ये जो हमारा पाया जाता है, ये सब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी से प्रश्न क्या बनेगा, इसको देखना है। ग्रसनी भी नली नुमा रचना होता है, देख सकते हैं आप। यहाँ से क्या है, एक नली जैसा पाइप जैसा बना हुआ है, तो इसका रचना बोल दिया जाए तो रचना हो जाएगा नली नुमा। तो इसका रचना कैसा हो गया,
इसका रचना हो गया नलीनुमा, और भोजन को अमाशय में ले जाता है। कहता है कि भोजन को अमाशय में ले जाता है। सबसे पहले ये है अमाशय। तो अमाशय से पहले हम लोग क्लियर करते हैं कुछ प्रश्नों को। अमाशय एक ऐसा अंग है जिसमें भोजन आहार नाल के माध्यम से आता है। आने के बाद यहाँ भोजन कितना घंटा तक रहता है? 4 घंटे तक। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि भोजन आहार नाल के माध्यम, मुख के द्वारा आहार नाल के माध्यम से जाता है कहाँ? अमाशय में। और अमाशय में जाता है, लेकिन वहाँ पर कई घंटा तक रुकता है भोजन? 4 घंटा तक वहाँ भोजन रहता है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा यदि कि भोजन 4 घंटे तक जो है होल्ड करता है या 4 घंटे तक रुकता है शरीर के किस अंग में, वहाँ पर अंगों का नाम 4 दिया रहेगा, उसमें से एक अमाशय है, तो वहाँ आप अमाशय कर सकते हैं। मतलब भोजन 4 घंटे तक रुकता है कहाँ? अमाशय में, आहार नाल के माध्यम से आता है। आइए ग्रसनी से क्या प्रश्न बोला गया? अमाशय में जाता है, पाचन क्रिया यहाँ नहीं होता है। मतलब ग्रसनी के माध्यम से अगर आ रहा है तो सबसे पहले कहाँ आएगा? अमाशय में आएगा। अमाशय में कई घंटा तक भोजन रुका? 4 घंटा तक। इसका रचना होता है थैलीनुमा। थैलीनुमा मतलब थैला जैसा। मतलब हम लोग यदि सब्जी खरीदने वगैरह जाते हैं तो इस तरह के कोई किसी प्रकार का थैला होता है, और बड़े बुजुर्ग को देखे होंगे कभी कभी इस प्रकार के थैला लेकर के जाया करते थे जब लॉन्ग डिस्टेंस को तय करते थे। तो यहाँ से क्या हो गया कि अमाशय की आकृति जरूर याद रखना है। जिस प्रकार से आप यहाँ आहार नाल की आकृति कुंडली नुमा हो गया। अगर यहाँ पर ग्रहणी हम लोग पढ़ेंगे ग्रहणी, तो ग्रहणी की आकृति कैसा हो गया? यू आकार का हो गया। ग्रहणी की आकृति एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रहणी की आकृति किस प्रकार होती है? तो यू आकार की। और जिस प्रकार से हम लोग पढ़ें कैसे किडनी की आकृति कैसी होती है, तो किडनी की जो आकृति होती है वो सीम के बीज की भांति होती है। तो उसी प्रकार से हम लोग रचना जरूर याद करेंगे। तो ये अमाशय का जो है रचना कैसा हो गया? तो थैलीनुमा, मतलब थैला जैसा रहेगा। इसका रचना थैला जैसा हो गया। अमाशय में एक ग्रंथि पाया जाता है, जठर ग्रंथि। अगर पूछ दे कि जठर ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, शरीर के किस अंग में जठर ग्रंथि पाया जाता है, तो शरीर के एक अमाशय नाम का एक जो अंग है उसमें एक जठर ग्रंथि पाया जाता है। और इससे निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं यार? रस बोलते हैं, जठर रस। देखिए जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, या जठर ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो जठर रस कहाँ से निकलते हैं? तो जठर ग्रंथि से निकलते हैं। और जठर ग्रंथि कहाँ होता है? अमाशय में होता है। अमाशय से इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, तो उन एंजाइमों को हम लोग देखेंगे। जैसे में पेप्सिन का क्या कार्य है? यदि पेप्सिन का कार्य देखा जाए, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। क्या है? जैसे में हम लोग प्रोटीन खाते हैं प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन्स में। याद रखना है। तो ये प्रश्न बार बार यहाँ से तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? तो हम लोग करेंगे पेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नामक जो अम्ल हैं, पेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो अमाशय में पाए जाते हैं। और पेप्सिन का क्या कार्य है? तो पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को किस में बदलना? पेप्टोन्स में बदलना। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य कौन किया? पेप्सिन किया। और म्यूसिन क्या है? म्यूसिन से देखिए, ये जो है अमाशय का जो आंतरिक भाग है, ये जो अंदर का हिस्सा होता है, अंदर का जो त्वचा होता है, इसको चिकना करता है। क्या करता है? तो यहाँ से लिख सकते हैं अमाशय का आंतरिक भाग को क्या करता है? चिकना करता है। ये अमाशय का जो आंतरिक भाग है इसको क्या करता है? चिकना करता है। मतलब अंदर का अमाशय का जो भाग है उसको हमेशा चिकना बनाए रखना किसका काम है? म्यूसिन का काम है। आप पेप्सिन का क्या काम बताए हैं? प्रोटीन को किस में बदलना? पेप्टोन्स में बदलना। तो म्यूसिन का हो गया अमाशय के आंतरिक भाग का चिकना करना। अगर रेनिन बोला जाए तो आप जानते हैं कि दूध में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक कैरोटीन और एक क्या होता है? रेनिन नहीं, कैसिन होता है। वो दूध में 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन और कैसिन। अब देखिए रेनिन से क्या प्रश्न है? रेनिन नामक जो निकलता है हार्मोन, अगर एंजाइम बोला जाए, एंजाइम तो पेप्सिन, एक बार फिर से रिवीजन किया जाए ताकि याद होते चलेगा। इसे अंडरलाइन करना तो आसान चीज़ है, किताब पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन सामने यदि देख करके आप पढ़ते हैं
तो ज़्यादा याद होता है, और अगर कोई बोलता है तो और भी याद होता है। तो यहाँ से थोड़ा देखिए, मैं भी एक सेल्फ प्रैक्टिस के रूप में ही आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ क्या हुआ, पेप्सिन का क्या काम हुआ, जो अमाशय से जो एंजाइम निकलता है वो 4 प्रकार के एंजाइम हम लोग यहाँ लिखे हैं, 4 प्रकार के एंजाइम, जिसमें पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन्स में। म्यूसिन क्या करता है, अमाशय के आंतरिक भाग को क्या करता है, चिकना करता है। रेनिन का क्या काम है, दुग्ध प्रोटीन मतलब दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, जो हम दूध पीते हैं, दूध में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उन प्रोटीन को पैराकैसिनेट में बदल देता है। रेनिन का क्या काम है, पूछेगा रेनिन का क्या काम, मिलान करने के लिए दे देगा कभी कभी, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, आंतरिक भाग का चिकना करना, दूध प्रोटीन को पैराकैसिनेट में बदलना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सारा को मिलान करने के लिए दे देगा। तो इसको याद रखना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर याद करवा रहे हैं। रेनिन का क्या काम है, दूध जो प्रोटीन होता है उसको पैराकैसिनेट में बदलना, यहाँ से लिख दें पैराकैसिनेट। दूध प्रोटीन को पैराकैसिनेट में कौन बदलता है, तो बदलता है कौन, रेनिन। और वही अगर बोला जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का नाम है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम पिछले वीडियो में भी क्लास ले चुके हैं। जैसे हमने बताया था कि पेट के जीवाणुओं को, यहाँ जो पेट है, पेट में जो जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है, तो पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से लिख दिया जाए, पेट के जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। और लाइसोजाइन क्या करता था, जैसे में कोई भोज्य पदार्थ खाएं, यदि हम कोई सेव खाएं, कोई सड़े हुए पदार्थ खा लिए, तो सड़ा हुआ पदार्थ खा ली तो सबसे पहले मुख उसका सामना करेगा, तो मुख में लार पाया जाता है, और लार में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइन। तो लाइसोजाइन क्या करता है, उसमें जो उपस्थित जो रोगाणु होता है उसको क्या करता है, किल कर देता है। तो लाइसोजाइन यही मुंह में ही खत्म करता है। जो बचा हुआ जीवाणु पेट में होता है, पेट में जीवाणुओं को नष्ट करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से प्रश्न आप लोग क्लियर किए हैं। फिर से एक बार रिवीजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, पेट में जीवाणु को क्या करता है, नष्ट, पेट में उपस्थित जीवाणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। रेनिन का क्या काम है, दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको बदल देना पैराकैसिनेट में, पैराकैसिनेट में बदल देता है। और म्यूसिन का क्या काम है, आंतरिक भाग को, अमाशय के आंतरिक भाग को क्या करना, चिकना करना। और पेप्सिन का क्या काम था, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना। तो इन प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। और साथ ही साथ देखें कि अमाशय में एक ग्रंथि होती है, एक ग्रंथि अमाशय में एक ग्रंथि है जिसका नाम है क्या, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। और यहाँ पे अमाशय में भोजन कितने घंटे होल्ड करता है, कितने घंटे तक रहता है, तो 4 घंटे तक। यहाँ तक के प्रश्नों को आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे और याद भी हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अमाशय हो गया, ये लीवर की बात है। तो आप जानते हो कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। तो पढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम। ये जो देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, इस तरह का जो बना हुआ रचना है, इस तरह की जो रचना देख रहे हैं आप, इस तरफ का जो रचना है, ये वाला, ये जो रचना देख रहे हैं, ये है डायफ्राम। आई डायफ्राम क्या करता है, शरीर का जो है, यहाँ का जो अंग है, आंतरिक जो बॉडी है, आंतरिक जैसे में लीवर है, अमाशय है इत्यादि, उसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है, हृदय को भी सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो यही डायफ्राम करता है। तो डायफ्राम से अभी पाचन से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन याद करिएगा कि आंतरिक भागों को, आंतरिक बॉडी को और हृदय को बाहर से सुरक्षा कौन करता है, तो ये डायफ्राम करता है। तो यहाँ से डायफ्राम हो गया। आहार नाल से हम लोगों ने प्रश्न पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ जैसे में लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि में भी हम लोग क्लियर किए कि लार जो है, लार कैसा होता है, अम्लीय होता है। लार क्या होता है, अम्लीय। अम्लीय का मतलब अगर एक पैमाना होता है स्केल, 7 से प्लस करते हैं इधर इस तरफ तो होता है क्षारीय, और इस तरफ अगर माइनस जाते हैं तो ये होता है क्या, अम्लीय। तो यहाँ तक के प्रश्न आप इसको पहले से भी जानते होंगे कि 7 से अगर प्लस होता है तो क्षारीय हो जाता है, और 7 से माइनस होता है तो अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ से बोला जाए कि लार क्या है, लार एक अम्लीय तरल पदार्थ है। तो यहाँ से लार ग्रंथि अगर पढ़ेंगे, लार ग्रंथि में लार पाया जाता है। लार कैसा होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय अगर होता है तो इसका पीएच मान 6 पॉइंट कितना है, 8 है। मतलब इसका पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो 6.8 है।
लार का pH मान 6.8 मतलब 7 से नीचे है तो यह क्या कहलाएगा, अम्लीय है। जिस प्रकार से रक्त का आप जानते हैं 7.4 होता है तो यह क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो लार का pH मान अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा 6.8। pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। बाकी आप इससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। लार में 99% क्या होता है, जल होता है। जो हमारा मुख में जो लार पाया जाता है उसमें कितना परसेंट जल होता है, 99%। और 1% जो बचा वही क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि लार में कितने जो है परसेंट एंजाइम पाए जाते हैं और कितने परसेंट जल होते हैं। तो 99% जल, बाकी 1% केवल एंजाइम होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रश्न क्लियर किया। अब देखिए टाइलिन का क्या काम था, टाइलिन एंजाइम का क्या काम था, स्टार्च को कहाँ किस में बदलना, माल्टोज में। स्टार्च को किस में बदलना, पहले भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्टार्च में से क्या हुआ, जो चोकर के भांति जो कुछ खाद्य पदार्थ होते थे उनको सरल बना देना, स्टार्च को किस में बदल देना, माल्टोज में बदल देना। क्या इसका काम है, टाइलिन का क्या है। मतलब अगर हम कोई कड़वा पदार्थ खाते हैं, थोड़ा सा उसका टुकड़ा मोटा मोटा होता है, तो इन टुकड़ों को एक सरल रूप में बदल देना, गीला करके, और उसको माल्टोज में बदल देना। सबसे पहले किसका काम है, तो ये किसका काम है, टाइलिन का। लार का ही एंजाइम है। लार में जो एंजाइम पाया जाता था टाइलिन, तो टाइलिन नामक अगर पूछ दे कि टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो लार में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से म्यूसिन एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, तो अमाशय से निकलते हैं। उसी प्रकार से टाइलिन नामक जो है एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो लार से निकलता है। लार में पाया जाता है टाइलिन नामक। अब एक पढ़े थे हम लोग पैरोटिड ग्रंथि, तो वह सर्प के विष ग्रंथि है। पैरोटिड ग्रंथि, अगर सांप काटता है तो सांप में जो विष ग्रंथि होता है वह पैरोटिड ग्रंथि में होता है, जो पिछले वीडियो में हम लोग क्लियर किए हैं। तो यहाँ तक हम लोग प्रश्न क्लियर किए। अब यहाँ देखेंगे यकृत, ठीक है, यकृत। तो ये यकृत है। तो यकृत से क्या प्रश्न बनेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और यहाँ से अगर एक और प्रश्न पूछेगा, देखिए ये जो यकृत है, और यकृत में ये जो है पित्ताशय है, क्या है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, पित्ताशय। तो पित्ताशय आप देख सकते हैं, ये क्या है, पित्ताशय है, ये पित्ताशय। अब ये पित्ताशय के अंदर एक छोटा सा देख रहे होंगे, छोटा सा है एक बिंदु, उसको कहते हैं पित्त। उसको क्या कहते हैं, उसको पित्त बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रश्न क्या बना, पित्त का निर्माण कहाँ हुआ, तो ये पूरा राउंड जो है क्षेत्र बना वो यकृत है। तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में। निर्माण, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत होता है, डिजिटल बोर्ड की थोड़ा आवश्यकता है, लेकिन क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है। पित्त का देखिए ये जो छोटा सा क्षेत्र है, ये पित्त का निर्माण हुआ कहाँ, यकृत में। लेकिन पित्त जमा कहाँ हो गया है, तो पूरा यकृत में थोड़ी ना पित्त जमा रहता है। पूरा पित्त जो जमा होता है कहीं एक क्षेत्र में ही ना। तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में, लेकिन जमा होता है कहाँ, तो जमा होता है पित्ताशय में। ये है पित्ताशय, और पित्त इसी में जमा है, और ये पूरा क्या है, यकृत है। तो पित्त का निर्माण हुआ यकृत में, लेकिन जमा हुआ कहाँ, पित्ताशय में। फिर से एक बार, पित्त का निर्माण होगा यकृत में, यानी लीवर में। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। और लीवर ही एक ऐसा अंग है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छूट गया थोड़ा। लीवर एक ऐसा अंग है, लीवर लीवर एक ऐसा अंग है जो पुनः इसका क्या होता है, निर्माण होता है, पुनः निर्माण। जैसे में यदि लीवर का ऑपरेशन होता है, कुछ हिस्सा डैमेज हो चुका है लीवर का, तो वहाँ से लीवर को काट करके हटा दिया जाता है। और काटने के बाद क्या होता है, लीवर जो है दोबारा फिर से बन आता है, मतलब बन जाता है। तो वह कौन सा अंग है जो पुनः दोबारा जो है मतलब बन जाता है, जन्म ले लेता है, तो बढ़ जाता है, तो वह क्या है, ये लीवर है। लीवर के अलावा नहीं है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि लीवर बढ़ता है तो इसका मतलब आप काट दीजिएगा आमाशय को, काट दीजिएगा छोटी आंत बड़ी आंत को, ऐसा नहीं है। सिर्फ लीवर के लिए बात बता रहे हैं। लीवर एक ऐसा अंग है जो पुनः इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ से हम लोग जान गए कि, फिर से लिख देते हैं, पित्त जमा होता है कहाँ, पित्ताशय में, लेकिन बनता है कहाँ, बनता है यकृत में, ठीक है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर माना जाए तो कौन है, लीवर है। तो यहाँ से कुछ प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया, तो लीवर हो गया। अब देखिए, तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हम लोग कौन है, पढ़ेंगे पेंक्रियाज। ये जो है अग्नाशय है,
कहाँ लिखे, जगह ही नहीं है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, अग्नाशय। ये अग्नाशय, ये जो आप देख रहे हैं ये अग्नाशय, जिसको हम लोग पैंक्रियाज भी कहते हैं। यहाँ से याद रखना है, एक और इसका नाम है क्या, पैंक्रियाज। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया शरीर का यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया, अग्नाशय हो गया। लेकिन सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर बोला जाए, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, जैसे देखिए मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो गया यकृत, लेकिन सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन हो जाएगा, तो मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय। क्यों इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो दो तरह के निकलते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसा होता है शरीर में निकलता है जो अंदर ही उसका निर्माण होता है और अंदर ही रह जाता है, लेकिन कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो अंदर निर्माण होकर के बाहर निकलते हैं। जैसे बहुत सारा, जैसे में पसीना का स्रावन हो गया, और भी जैसे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे में आश्रु ग्रंथि, आंसू जो निकलता है वह भी एक प्रकार के क्या है। तो इस तरह से कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर बनते हैं और अंदर ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो अंदर बन करके और बाहर निकलते हैं। तो ये दोनों प्रकार के गुण पाया जाता है किसमें, अग्नाशय में, इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। जैसे में पसीना क्या होता है, हमारा शरीर के अंदर बनता है लेकिन बाहर निकल जाता है। आंसू क्या होता है कि हमारा शरीर के अंदर बनता है लेकिन वो क्या निकलता है, बाहर निकलता है। हम बताएंगे यहाँ कि अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम भी निकलते हैं, तो उन एंजाइमों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं यकृत। तो यकृत को हम लोगों ने देखा, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत द्वारा निर्माण हो सकता है इसका। अब यकृत को कौन कौन सा जो है बीमारी प्रभावित करता है, तो बीमारी याद रखता है। जैसे में पूछा गया होगा आप लोग को कि मलेरिया बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है ना, टाइफाइड बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है। हमने बहुत सारे एग्जामों में देखा है बिहार पुलिस दरोगा में कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न को हमेशा ध्यान रखना है कि यकृत को प्रभावित करने वाला कुछ जो रोग है उसको हम लोग याद करेंगे। जैसे में हेपेटाइटिस पीलिया, जिसको हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं, और एक होता है सिरोसिस। क्या है, सिरोसिस। ये अलग अलग बीमारियां हैं जो सबसे अधिक अगर होगा तो सबसे पहले अटैक करेगा किसको, यकृत को। तो यकृत को डैमेज करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर करता है, निभाता है, तो कौन है, हेपेटाइटिस, पीलिया और सिरोसिस। हम बताएंगे कि किससे कौन सा बीमारी होती है। जैसे में जीवाणु से होने वाली बीमारियों का नाम, विषाणु से होने वाली बीमारियों का नाम, कवक से, प्रोटोजोआ से, सारा एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। आसानी है, आसानी से पूर्वक याद हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने याद किया हेपेटाइटिस, पीलिया और सिरोसिस, जो किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। अब देखिए यकृत से कुछ प्रश्न जो बना हम लोगों ने क्लियर किया। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, पित्त का निर्माण होता है यकृत में। चलिए अब यहाँ देखते हैं शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि सेकेंड, यहाँ देखिए कर दिया जाए सेकेंड, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ये अग्नाशय है। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी कौन है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि फर्स्ट पे कौन है, ये है। तो यहाँ से देखिए सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया, अग्नाशय हो गया। लेकिन सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन हो गया, या अगर बोला जाएगा शरीर का मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो अग्नाशय को। अभी बताएं कि अब मिश्रित ग्रंथि होने के बाद यहाँ देखेंगे अग्नाशय से अगर प्रश्न पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट क्या है, अग्नाशय में एक दीपिका पाया जाता है। ये प्रश्न भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है, लैंगरहैंस की दीपिका। देखिए क्या है, लैंगरहैंस की क्या, दीपिका। यहाँ से देखिए याद रखिएगा, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है, तो अग्नाशय में पाई जाती है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, तो अग्नाशय को कहते हैं। सेकेंड दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है शरीर का, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। क्यों याद करवा रहे हैं, क्योंकि आज का वीडियो ही पढ़ते पढ़ते अगर याद हो जाए तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएंगे, क्योंकि रिवीजन करने का समय मिलता नहीं है। और लैंगरहैंस की दीपिका ही कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में ही पाई जाती है। और लैंगरहैंस की दीपिका से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। मैं बोर्ड पे कुछ वर्ड्स को इसलिए लिख करके रखता हूँ ताकि हमको लिखने में जो है समय की बर्बादी ना हो, और क्या हो लिखा हुआ रहता है तो थोड़ा समझाने में जो क्या होता है, आसान होता है। तो इस प्रकार इसीलिए हम लिख के रखते हैं, और आप भी इसको स्क्रीनशॉट अंतिम में ले सकें, इसलिए हम कुछ जो है प्रश्न है उनको हम लोग पहले से ही क्रिएट करके रखते हैं। तो यहाँ देखिए कि अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है, और इस दीपिका से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं।
कुछ एंजाइमों में देखिए 3 एंजाइम याद रखेंगे, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। प्रश्न यहाँ से भी होगा, लाइपेज से देखिए प्रश्न पूछा गया इधर हाल फिलहाल के एग्जाम में। ये लाइपेज क्या करता है, जो हमारे शरीर में वसा होता है, वसा को किसमें बदल देता है, वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है, ग्लिसरीन में। वसा को कहाँ बदलता है, ग्लिसरीन बोल सकते हैं या ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं। वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है कौन, लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम है, ट्रिप्सिन का क्या काम है, यह प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन्स में। प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन्स में। आइए कि यहाँ भी पढ़े थे हम लोग पेप्सिन, पास से पेप्सिन, पास से प्रोटीन और पास से पेप्टोन्स। तो पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को किस में बदलना, पेप्टोन्स में। उसी प्रकार से यहाँ जाइएगा, ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को किस में बदलना, पेप्टोन्स में। तो 2 को तो ऐसे ही याद हो गया। अब एक इमाइलेज याद रखिए, तो इसको से याद कीजिएगा, स्टार्च को क्या, घुलनशील शर्करा में बदलता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, अर्थात एक तरह से यह टाइलिन का कार्य करता है। जिस प्रकार से टाइलिन काम करता है, जिस प्रकार से क्या कौन काम करता है, टाइलिन क्या किया, स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया, स्टार्च को किस में बदल दिया, माल्टोज, अर्थात शर्करा बना दिया, इसको क्या बन दिया, शर्करा बना दिया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए इमाइलेज का क्या काम है, स्टार्च को क्या किस में बदल देना, शर्करा में बदल। तो याद हो जाएगा आप लोगों को ऐसे ही। जैसे फिर से ट्रिप्सिन का प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देना, इमाइलेज का होगा क्या, स्टार्च को शर्करा में बदल देना। अब क्या हो गया, लाइपेज, वसा को ग्लिसरॉल में बदल देना। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आप लोग भी पहले क्लियर कर चुके होंगे, तो आज जो देखने से क्या होगा, कन्फर्म हो गए होंगे। तो यहाँ से हो गया क्या, अब लैंगर-हैंस की दीपिका से कुछ प्रश्न बनता है कि इससे एक इंसुलिन नामक क्या निकलता है, हार्मोन। इंसुलिन नामक हार्मोन का खोज जो किया गया था 1921 ईस्वी में बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बेंटिंग एवं बेस्ट यहाँ दिया हुआ होगा, बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा कितने ईस्वी में किया गया, 1921 ईस्वी में। किसका, इंसुलिन का खोज। यही इंसुलिन का स्राव होता है कहाँ से, लैंगर-हैंस की दीपिका से। लैंगर-हैंस की दीपिका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो पार्ट 3 में सभी प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो ये लैंगर-हैंस की दीपिका से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि लैंगर-हैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है। तो अग्नाशय में लैंगर-हैंस की दीपिका से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। और अगर अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो बहुत तरह के प्रश्न यहाँ से घुरा घुरा पूछेगा। जैसे में मिलान करने वाला और दे देगा 4 प्रकार के एंजाइम, और प्रश्न इस तरह से रहेगा कि कौन सा एंजाइम जो है लैंगर-हैंस की दीपिका से निकलती है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा एंजाइम कहाँ से निकल रहा है। जैसे म्यूसिन, पेप्सिन, रेनिन इत्यादि जो है कहाँ से निकला, तो रेनिन इत्यादि इधर निकला, देखिए। तो ये था अमाशय से। और कुछ जो है लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन जो निकला कहाँ से निकला, लैंगर-हैंस की दीपिका से। तो इस तरह से माइंड में रहेगा, तब किसी तरह से प्रश्न अगर घुरा पूछेगा तो क्लियर कर सकेंगे। तो हम लोग याद करते चलेंगे इस प्रकार से, इसलिए मैं बोर्ड पर पहले से लिख के रखता हूँ ताकि आप भी अपने जो है खुद भी देख सकें और पढ़ सकें। लैंगर-हैंस की दीपिका क्या है, दीपिका से एक और इंसुलिन निकलता है जो इम्पोर्टेंट है सबसे, जिसका क्या नाम है हम लोग का, इंसुलिन। इंसुलिन का खोज कौन किया, बेंटिंग एवं बेस्ट। कितना ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी से एक प्रश्न भी बताए थे हम लोग कि जनसंख्या महाविभाजक वर्ष माना जाता है, जनसंख्या विभाजक वर्ष। और 1921 ईस्वी से और भी बताए थे हम लोग कि गांधी जी ने सबसे पहले धोती कहाँ कब ग्रहण किए थे, तो 1921 ईस्वी में। और भी बहुत सारी घटनाएं इतिहास का जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो इंसुलिन का खोज कितना ईस्वी में हुआ, 1921 ईस्वी में। कि कौन किया, तो बेंटिंग एवं बेस्ट किया। अब इंसुलिन की अगर शरीर में कमी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से, तो डायबिटीज होगा, मतलब मधुमेह होगा। अब मधुमेह रोग को कई नामों जानते हैं, चिनिया रोग भी कहते हैं। तो यहाँ से वही प्रश्न बोला कि मधुमेह की कमी, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो मधुमेह। अब मधुमेह रोग को हम लोग चिनिया रोग भी कहते हैं, चिनिया रोग। आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में अगर बोला जाए तो डायबिटीज भी बोलते हैं, डायबिटीज। पूछ जाएगा डायबिटीज का कारण क्या है, तो इंसुलिन में कमी होना ही क्या कहलाएगा, डायबिटीज। मतलब इंसुलिन का अगर कमी हो गया शरीर में तो मधुमेह रोग हो जाएगा, चिनिया रोग, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। शुगर बोल दिया जाए, चलिए ठीक है, शुगर ज़्यादा फेमस है। शुगर रोग किसके कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। कहाँ गया, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, शुगर रोग होता है। लेकिन अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तब क्या होगा, इससे भी बीमार। इंसुलिन, तो इंसुलिन की अगर अधिकता हो जाए, इंसुलिन अगर शरीर में बढ़ जाएगा, देखिए यहाँ पे
इंसुलिन कमी से क्या हो गया, मधुमेह रोग हो गया। लेकिन इंसुलिन का अगर मात्रा अधिक हो जाएगा शरीर में, तब कौन सा रहेगा, अधिकता। इंसुलिन का मात्रा अधिक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया रोग। तो दो याद रखिएगा, मधुमेह और हाइपरग्लाइसीमिया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जब ये बीमारी हो जाता है तो दो तरह के जो है समस्या उत्पन्न होता है। सबसे पहले दृष्टि क्षमता में कमी आता है और जनन क्षमता में कमी आता है। मतलब हम देखने में क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं, और जो है जनन क्षमता जो होता है वो क्या होता है, कम जाता है। तो दो तरह के प्रश्न हम लोगों ने क्लियर किया। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है, मधुमेह, और अगर अधिक हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया रोग होगा। तो यहाँ तक के प्रश्नों को हम लोगों ने जाना। तो यहाँ हो गया अग्नाशय। अब हम लोग चलेंगे, देखिए यहाँ पर छोटी आंत। तो हमने बताया कि मुख से प्रारंभ होकर के ग्रसनी आहार नाल के माध्यम से क्या होता है, भोजन पहुँचता है कहाँ, अमाशय में, फिर अमाशय से होते हुए जाता है कहाँ, छोटी आंत में, और छोटी आंत से फिर आ जाता है कहाँ, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। पहले आता है छोटी आंत में, छोटी आंत में आने के बाद जब पूर्ण पाचन हो जाता है तब फिर जाता है सारा जो अवशिष्ट पदार्थ है बड़ी आंत में आता है, अब बड़ी आंत के माध्यम से कहाँ निकल जाता है, फिर बाहर निकल जाता है अवशिष्ट पदार्थ। तो अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही हम लोग बताए थे, क्या, बहिष्करण कहलाता है। तो अब देखेंगे छोटी आंत। छोटी आंत से क्या प्रश्न बनेगा, छोटी आंत में एक ग्रहणी पाई जाता है, ग्रहणी पाई जाती है जिसका आकृति कैसा है, अंग्रेजी अक्षर के यू के समान है। कैसा, यू के समान। तो ग्रहणी की आकृति कैसी होती है, यू के। और इससे देखिए, इसमें यकृत से जो निकलता है रस उसको पित्त रस कहते हैं। पहले ही बता चुके हैं, यकृत से जो रस निकला उसको कौन रस बोलेंगे, पित्त रस बोलेंगे, पित्त रस बोलेंगे। और पित्त रस साथ साथ हम लोग यहाँ देखें, अगर अग्नाशय से जो रस निकलेगा उसको क्या कहते हैं, अग्नाशयी रस निकलता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था, पित्त से जो यकृत से जो रस निकलेगा उससे पित्त रस बोलेंगे, लेकिन अग्नाशय से जो रस निकलेगा यहाँ से अग्नाशय से, उसको क्या बोलेंगे, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। अग्नाशय से निकलने वाले रस को क्या कहेंगे, अग्नाशयी रस। और यकृत से निकलने वाले रस को क्या कहेंगे, तो यकृत से रस निकलेगा तो यहीं से निकलेगा ना, तो इसको कहेंगे पित्त रस। तो यहाँ से कुछ प्रश्न याद रखेंगे। तो यकृत से निकलने वाले रस को पित्त रस, और अग्नाशय से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, अग्नाशयी रस कहते हैं। और ग्रहणी की आकृति कैसी होती है, यू आकार की होती है। आकृति हमेशा याद रखिएगा। थैली नुमा किसका रचना है, अमाशय का। और कुंडली नुमा किसका रचना है, आहार नाल का। ठीक है। अब देखिए मध्यांतर क्या है, पूछ देगा कि प्रश्न में कि छोटी आंत से इलियम में जो भोजन को पहुंचाता है उसका नाम क्या है, या छोटी आंत भोजन को छोटी आंत में पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो मध्यांतर एक अंग है जो छोटी आंत के अंदर ही पाया जाता है, एक मध्यांतर नामक अंग है। तो मध्यांतर का क्या काम है कि यह भोजन को कहाँ पहुंचा देता है, इलियम में। छोटी आंत में सारा क्रिया हो रहा है, अभी क्रिया सारा कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में। यहाँ से प्रश्न रखिएगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। लेकिन पूर्ण पाचन करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो इलियम का है। किसके सहायता से पूर्ण पाचन होता है, इलियम की सहायता से। तो इलियम में भोजन को पहुँचाता है कौन, तो यह पहुँचाता है मध्यांतर। तो यहाँ से लिख दिया गया है कि यह भोजन को इलियम में क्या करता है, पहुँचाता है। तो भोजन को इलियम में पहुँचाने का काम कौन करता है, मध्यांतर करता है। और इलियम से प्रश्न क्या है, यह भोजन को अवशोषित करता है, भोजन को यह एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, भोजन को धीरे धीरे करके बढ़िया ढंग से पाचन करता है। और पाचन होने के बाद जो एनर्जी बनता है, एनर्जी को वो अपने सभी अंगों तक पहुंचाता है। जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको बड़ी आंत के माध्यम से क्या करता है, बाहर करता है। तो यहाँ से प्रश्न बना कि इलियम की जो भी आकृति थी, कैसा आकृति, रचना, इलियम का रचना कैसा है, थैलीनुमा। और अमाशय की भी आकृति कैसा है, थैलीनुमा। तो इसका रचना और इसका रचना सेम है। और जिसके अंदर दीवार, तो यहाँ से हम लोगों ने पहले प्रश्न क्लियर कर चुके हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए, मान लेते ये इलियम है, इलियम में जो है इस प्रकार से रचना बनी हुई रहती है, इस प्रकार से इलियम में इस प्रकार से रचना जो है बना हुआ रहता है। भोजन जब इसमें जाता है तो इसमें जा करके पूर्ण पाचन होता है। किसमें होता है पूर्ण पाचन, इसमें। जो उंगली नुमा रचना है, उंगली नुमा जो बना हुआ है, जो क्षेत्र है उंगली नुमा, उंगली जैसा इस प्रकार से बना हुआ है इस तरह से, तो उंगली नुमा जो रचना है उसका क्या काम है। सबसे पहले इलियम में एक रचना होती है उंगली नुमा जो रचना होता है उसको क्या कहते हैं, रंसाकुर कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र का इसका क्या नाम है, रंसाकुर।
तो यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं, उंगली नुमा जो रचना होता है उसको क्या कहा जाता है? रंसाकुर कहा जाता है। आई रंसाकुर कहाँ पाया जाता है? तो इलियम में पाया जाता है। अब इलियम से कुछ जो है एंजाइम्स निकलते हैं, इलियम से जो एंजाइम्स निकलते हैं उसको याद रखना। जैसे मैं फिर से अगर आपको पूछ दिया जाए, चलिए बताइए कि अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है, तो लैंगरहैंस की दीपिका से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? टी माइलेज, लाइपेज और क्या? ट्रिप्सिन। इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। इस तरह से आप बोल सकें। अगर पूछे अमाशय से तो पेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बचा क्या? अब बचा इलियम। इलियम से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, तो इलियम से जो एंजाइम्स निकलते हैं उसको याद रखेंगे। जैसे में इरेप्सिन, लाइपेज और क्या हो गया? सुक्रोज। लाइपेज अगर यहाँ है तो लाइपेज यहाँ भी है, तो ये लाइपेज तो क्लियर हो गया। ये वसा देखिए, लाइपेज ये वसा को किस बदलता है? ग्लिसरीन में। यहाँ भी क्या बताए थे? वसा को किस बदलता है? ग्लिसरॉल में। बात देखिए, ग्लिसरॉल बोले चाहे ग्लिसरीन बोले, वसा को ग्लिसरीन में, लाइपेज यहाँ भी और लाइपेज वहाँ भी। अब देखिए यहाँ सुक्रोज है, चीनी को हम लोग सुक्रोज कहते हैं। तो सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज में या फिर फ्रुक्टोज में बदलता है। तो अगर पूछे सुक्रोज को किस रूप में बदलता है? फ्रुक्टोज में। सुक्रोज जो है, सुक्रोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है और फ्रुक्टोज में बदलता है। ये बीपीएससी का प्रश्न है, बीपीएससी 63 में पूछा गया था कि चीनी का सबसे मीठा क्या है? और उसमें दिया हुआ था शहद, चीनी, गन्ना और सुक्रोज और फ्रुक्टोज, इस तरह से। तो वहाँ पर इसे यही सबसे प्रश्न बना करके पूछा जाता है। लेकिन क्या होना चाहिए कि अगर नॉलेज लेते हैं तो हर तरह से जो है इसका डीपली भी पढ़ना जरूरी है। तो सुक्रोज, तो वहाँ पर ही कहा था चीनी का सबसे जो मीठा था, हमने मारा था शहद, लेकिन शहद गलत हो गया था। वहाँ क्या था? उसका आंसर था फ्रुक्टोज, क्योंकि चीनी से भी सबसे मीठा कौन है? तो फ्रुक्टोज है। तो यहाँ देख सुक्रोज जो है, सुक्रोज को किस में बदलता है? सुक्रोज एक अथी है, एंजाइम है, और यह सुक्रोज को बदल देता है किस में? ग्लूकोज में या फ्रुक्टोज में। यहाँ से याद रखिएगा। इरेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सभी एंजाइमों में अगर प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो ये है, सभी एंजाइमों में। इरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। अब देखिए अमीनो अम्ल क्या है? जैसे में हम भोजन किए, भोजन का पूर्ण पाचन हुआ, पूर्ण पाचन के दौरान क्या हुआ? यह भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित हो गया शरीर में। ग्लूकोज के रूप में जब संचित हो जाता है तो यही ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज जो क्या होता है पूरा शरीर में जाकर के ब्लड में मिल करके सभी अंगों तक पहुंच जाता है। तो ब्लड में मिलने से पहले यह ग्लूकोज अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ग्लूकोज किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। और वो अम्ल जो है रक्त में मिल करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, तब हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एनर्जी मिलता है। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? तो इरेप्सिन बदलता है। इसको आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आप 2 बार 3 बार, अगर एक बार अपने हाथों से लिख लेते हैं सर प्रश्नों को, तो यहाँ से याद हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज लगभग पार्ट 3 में जो पाचन तंत्र का जो कुछ प्रश्न बचा हुआ था उन प्रश्नों को क्लियर किए हैं। और जो बचे हुए जो प्रश्न रहेंगे, जो इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो सेट का जो प्रश्न रहेगा, जो अगर इस वीडियो में दोनों तीनों वीडियो में अगर नहीं बताया गया होगा तो आते रहेगा ऐसा वीडियो, और जो छूटा हुआ प्रश्न है उसको क्लियर करते रहेंगे। तो फिर से एक बार हम लोग इस एंजाइम को एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर समाप्त करेंगे हम लोग इस वीडियो को। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि लैंगरहैंस की दीपिका से कौन कौन सा एंजाइम निकलते हैं, तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये तो याद हो गया। अब यहाँ से ये वाला भी याद होगा कि अमाशय से कौन कौन सा जो एंजाइम निकलता है, तो निकलता है पेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन और HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ के इरेप्सिन को याद रखना है, सिर्फ इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पैराकसिनेट में, अमीनो अम्ल में, देखिए प्रोटीन को किस में बदलता है? अमीनो अम्ल में। लाइपेज वसा को ग्लिसरीन में बदलता है। सुक्रोज को सुक्रोज में या फ्रुक्टोज में बोल सकते हैं, फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में बदलता है। तो यहाँ तक के प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। जो हमारा कुछ बचा हुआ प्रश्न है उन प्रश्नों को भी देख लिया जाए। जैसे में कुछ प्रश्न बच गया है, जैसे में हम लोग देखेंगे कि यकृत से निकलता है पित्त का निर्माण होता है यकृत में, और पित्त जमा होता है पित्ताशय में। तो पित्त का क्या काम है?
अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना। मतलब देखिए, हमारा शरीर में जो पित्त है, पित्त का क्या काम है? जो ये पित्त है, पित्त का क्या काम है? जो हमारा शरीर में अम्लीय भोजन होता है, अम्लीय भोजन, ये अम्लीय भोजन को क्या करता है? ये क्षारीय बनाता है। अम्लीय भोजन को क्या कर देता है? क्षारीय। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में किसका योगदान होता है? तो पित्त का योगदान है। पित्त का क्या कार्य है शरीर में? तो पित्त का क्या कार्य है कि अम्लीय भोजन को क्या करता है? ये क्षारीय बनाता है। और साथ ही साथ देखेंगे कि पित्त का पीएच मान कितना होता है। पित्त सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे हल्का क्या होता है, इसका रंग पीला होता है और इसका पीएच मान 7.8 होता है। और इसी प्रकार से अगर लार के बोला जाए तो लार का हम याद किए थे 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8। और इसका भी 8 ही है इधर, लेकिन 7 है। पित्त का पीएच मान बोला जाए, पूछा जाए तो 7.8 कीजिएगा। और ये 7 से ज़्यादा हो गया तो इसका जो है ये क्या हो गया? ये अम्लीय नहीं क्षारीय हो गया। क्या हो गया? ये क्षारीय। हमने बताया था पीएच पैमाना, अम्लीय और क्षारीय के लिए पीएच पैमाना होता है। आप पीएच पैमाना थोड़ा सा याद रखिएगा। पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो पीएच स्केल का खोज करने वाला एक विद्वान था जिसका नाम था सॉरेनसन। ठीक है, तो इस सॉरेनसन को याद रखना है। सॉरेनसन पीएच पैमाना का खोज किसने किया? तो ये सॉरेनसन किया। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पित्त का पीएच मान बोला जाए तो कितना हो गया? 7.8, जो कि अम्लीय ना हो करके क्या है? ये क्षारीय है। ये क्या हो गया? क्षारीय। 7 से आप ज़्यादा हो गया तो क्षारीय हो गया, लेकिन यहाँ 7 से कम था तो यह क्या हो गया? अम्लीय हो गया। तो हम लोगों ने पित्त से जाना और पित्त का क्या कार्य हो गया? अम्लीय भोजन को क्या करना? क्षारीय। यहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत से हम लोग प्रश्न देखे थे कि बड़ी आंत का लंबाई 6 फीट और छोटी आंत का लंबाई कितना हो गया? 22 फीट हो गया। तो दोनों का लंबाई देखें। और साथ ही साथ छोटी आंत और बड़ी आंत के जो है सीमा क्षेत्र पे, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे पाया जाता है, उन दोनों के जो है बीच में ही एक अंग पाया जाता है जिसका नाम क्या है? अपेंडिस। ये सब प्रश्न थोड़ा छूटा हुआ था, इसे हम लोग क्लियर करेंगे। अपेंडिस पूछेगा कि अपेंडिस कहाँ पाया जाता है शरीर में? तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जहाँ संधि स्थल है, जहाँ संधि स्थल होता है, जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत आकर जहाँ जुड़ता है, वहाँ क्या पाया जाता है? छोटी आंत। वहाँ क्या पाया जाता है? अपेंडिस। और अपेंडिस एक ऐसा अंग है जिसे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है, और इसे अगर शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो शरीर में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यदि पूछा जाए कि शरीर का सबसे जो है अवशिष्ट अंग किसे माना जाता है, तो अवशिष्ट अंग किसे माना जाता है? अपेंडिस को। और ये भी पूछा जाएगा कि अपेंडिस किसका भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर या अमाशय का? तो यहाँ छोटी आंत भी नहीं मारना है, यह जो है यह बड़ी आंत में पाया जाता है। बड़ी आंत अगर पार्टिकुलर ढंग से बोल दिया जाए कि बड़ी आंत में कि छोटी आंत में, तब बोलना है बड़ी आंत में। लेकिन किसके संधि स्थल में? तब छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल में। तो चलिए आज का हम लोग का ये पाचन तंत्र का जो लगभग प्रश्न था उन प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। और बचे हुए प्रश्न का वीडियो जब छूटा हुआ रहेगा वो आते रहेगा। तो आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। अगर मेरा ये जो क्लास अच्छा लगा आप लोग को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं भी अगला वीडियो जो है एक नए मोटिवेशन के साथ ला सकूँ। तो मिलते हैं अगले क्लास में।